स्टडी आई 8 में आपका फिर से स्वागत है। मैं रामकृष्ण कुमार हीरा आप सबों के लिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो देर न करते हुए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए कैडमियम, बी आर्सेनिक, सी पारा, डी उपयुक्त सभी। एक चीज़ और जान लें कि ये जितने भी प्रश्न हैं इनका व्याख्या विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाने का हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है आज का पहले प्रश्न का पारा मिनी माता रोग, पारा के कारण ही मिनी माता रोग होता है। तो इनका विस्तार से जान लें कि मिनी माता रोग, जिसे कभी कभी चीसो मिनी माता रोग के रूप में जाना जाता है, यह न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो गंभीर पारा विषमताओं के कारण होता है। यह मैथिल मैकरी विषाक्तता जो मनुष्यों में उत्पन्न होती है, जो एमिजी मिश्रित अवशिष्ट जलिखी की दूषित मछलियां संग का सेवन करते हैं। वहीं बात करें तो लवणों में गतिभंग, हाथों और पैरों में शून्यता, सामान्य मांसपेशियों की कमजोरी, दृष्टि के क्षेत्र में संकीर्णता और सुनने और बोलने की क्षति शामिल है। कुछ इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जान लें कि विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला जो रोग रिकेट्स है, जिसमें हड्डियां नरम और कमज़ोर हो जाती है। वायरल संक्रमण, वायरस जो एक प्रकार का सूक्ष्म जीवी है के कारण होता है। वायरस के कारण होने वाली बीमारियों के उदाहरण सामान्य रूप से सर्दी, खसरा, रूबेला, चिकन पॉक्स, रोजेला, चेचक और पांचवी बीमारी चिकनगुनिया आदि है। वहीं बात करें तो आनुवंशिक विकार एक स्वास्थ्य समस्या है जो जीनोम में एक या एक से अधिक असमताओं के कारण होती है। कुछ प्रसिद्ध आनुवंशिक विकारों में सिस्टिक फाइब्रोसिस, स्किल सेल एनीमिया, टीएच रोग, फेनेलिकेटोमेरिया और रंग अंधापन आदि शामिल है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न की बात करें तो ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में किस लवण की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए कार्बोनेट, बी नाइट्रेट, सी क्लोराइड, डी सल्फेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नाइट्रेट। नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम की पानी में उपस्थिति के कारण यह होता है। तो इनके बारे में भी विस्तार से जान लें, क्योंकि जितने भी प्रश्न के वीडियो आने वाले समय में भी पूरे विस्तार से हम चर्चा करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। तो इनके बारे में ज़रा विस्तार से जान लें कि ब्लू बेबी सिंड्रोम का सबसे आम कारण नाइट्रेट से दूषित पानी है। बच्चों का एक ऐसा पेय जो नाइट्रेट युक्त पानी से बना होता है, पानी के बाद शरीर नाइट्रेट को नाइट्राइट्स में परिवर्तित करता है। यह नीले बैंगनी रंग के साथ एक समग्र त्वचा के रंग की विशेषता है। यह सियानोसिस कहा जाता है इसे। वहीं बात करें तो यह नीला दिखाई देना सबसे अधिक ध्यान देने का योग्य है। जहाँ त्वचा पतली होती है, जैसे होठ, कर्णपाली, नख तक, या ब्लू बेबी सिंड्रोम जो आम नहीं जन्मजात होता है, और हृदय दोष पर्यावरणीय आनुवंशिक कारणों के कारण हो सकता है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न की बात करें तो इटाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता से होता है? ऑप्शन ए कैडमियम, बी पारा, सी लीड, डी आर्सेनिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कैडमियम। कैडमियम के कारण इटाई रोग
की तत्व को अधिकता होता है। वहीं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है और इस बीमारी का नाम 1912 में इस बीमारी का नाम 1912 में जापान के टोयोमा प्रांत के स्थानीय लोगों द्वारा दिया गया है। इस बीमारी को जापान के 4 बड़े प्रदूषण रोगों के रूप में मान्यता दी गई थी। कैडमियम एक प्राकृतिक रूप से जहरीली भारी धातु है। यह मानव कैंसर कारकों के रूप में वर्गीकृत और अत्यधिक विषैला और औद्योगिक और पर्यावरण प्रदूषक है। इसका उपयोग NICD रिचार्जेबल बैटरी के निर्माण में किया जाता है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का चौथे प्रश्न की बात करें तो ब्लैक फुट रोग किस तत्व के अत्यधिक जहर के कारण होता है? जहर के कारण होता है। ऑप्शन ए कैडमियम, बी पारा, सी सीसा, डी आर्सेनिक। तो इसका राइट आंसर है आर्सेनिक के कारण ब्लैक फुट रोग अत्यधिक जहर के कारण होता है। तो इनका भी विस्तार से कुछ जान लें कि ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक के अत्यधिक जहर के कारण होता है। ब्लैक फुट रोग VFD परिधीय संवहनी रोग PVD का एकाएक गंभीर रूप है जिसमें निचले अंगों में रक्त वाहिकाएं गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है। वहीं बात करें तो जिसके परिणाम स्वरूप अंततः तेजी से बढ़ने के कारण अवसाद हो जाता है। इटाई रोग की बात करें तो इटाई रोग कैडमियम विषाक्तता के कारण होता है और मिनी माता रोग पारा के कारण होता है। लंबे समय तक सीसा के संपर्क में रहने से एनीमिया हो जाता है। तो आज की 5वें प्रश्न की बात करें, पार्किंसंस रोग मनुष्य के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए फेफड़े, बी मस्तिष्क, सी हृदय, डी वृक्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मस्तिष्क। पार्किंसन रोग मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो इनके बारे में भी जरा विस्तार से जानें कि जो अवधारणा है कि तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले रोगों के तंत्रिका संबंधी विकार कहा जाता है। उदाहरण के लिए मिर्गी, अल्जाइमर, तनिका शोध, पार्किंसन रोग आदि शामिल है। और इसके बारे में जरा विस्तार से और जान लें कि पार्किंसन रोग जो हैं एक प्रगतिशील तंत्रिका संबंधी विकार है जो मनुष्य में मस्तिष्क को प्रभावित करता है। यह मस्तिष्क में मौजूद तंत्रिका कोशिकाओं को हानि या मृत्यु के कारण होता है जो शरीर नियंत्रण और समन्वय के लिए जिम्मेदार होते हैं। वहीं बात करें तो ये तंत्रिकाएं कोशिकाएं या न्यूरॉन डोपामीन नामक एक तंत्रिका संचारी का उत्पादन करते हैं जो शरीर के संतुलन को बनाए रखने में बहुत आवश्यक है। अब बात करें तो इन न्यूरॉन को नुकसान के कारण डोपामीन नीचे स्तर तक गिर जाता है और इस रोग के लक्षणों में हाथ पैर कांपना, चलने में कठिनाई, शरीर की मुद्रा में गड़बड़ी, बोलने में कठिनाई आदि शामिल है। तो इनका फिगर देख लें। इस तरह होता है कि ब्रेन डिलीजन जो अफेक्टेड पार्किंसन डिजीज जो होता है इसमें ये दर्शाया गया है। ये मोटर कॉर्टेक्स है, ये ग्लोबस एप्लिक है और उसके बाद थैलेमस है, ब्रेस्ट्रेन है, लोकस सेरेलस है। उसके बाद यहाँ पे क्लियर करके बताया गया ये पार्किंसन डिजीज में जो अफेक्टेड होता है वो उसी चीज़ को ये इस फिगर के माध्यम से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जो प्रभावित रोग होता है जैसे प्रभावित अंग जो होता है जैसे फेफड़ा, अस्थमा, फुसफुस,
फुसफुस, वनस्पति, श्वास संक्रमण आदि है। और हृदय में हाई बीपी, हार्ट प्रत, हृदय शूल आदि है। वृक्क स्मरी, स्तवक, अभिकोष्ठीय, वृक्रपात आदि शामिल है। आज के छठे प्रश्न की बात करें तो विल्सन रोग के कारण यकृत, वृक्क, मस्तिष्क में कौन सी धातु जमा हो जाती है? ऑप्शन ए Cu, Fe, Ca, D, Mg। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए Cu, मतलब कॉपर। तांबा जो विल्सन रोग में यकृत, वृक्क और मस्तिष्क में तांबा धातु जमा हो जाता है। जरा इसके बारे में भी विस्तार से जान लें। विल्सन रोग एक वंशानुगत बीमारी है जिसमें शरीर में अतिरिक्त तांबा जमा हो जाता है। लक्षण मुख्य रूप से मस्तिष्क और यकृत से जुड़े होते हैं। तांबा एक लेस खनिज है जिसमें हमारी शरीर कम मात्रा में आवश्यकता होती है। उच्च दाब का स्तर समय के साथ जीवन के लिए खतरा, अंग क्षति का कारण बन सकता है। विल्सन रोग गुणसूत्र 13 पर एक विशिष्ट जीन निष्क्रियता के कारण होती है। जीन को ATP7B के रूप में जाना जाता है और विल्सन रोग के लिए माता पिता के दोनों जीन को एक उत्परिवर्तित प्रति प्राप्त करनी चाहिए। वहीं बात करें तो यह जीन जो है आमतौर पर नियंत्रित करता है कि यकृत कोशिकाएं अतिरिक्त तांबे से कैसे छुटकारा पा जाते हैं। आमतौर पर बात करें तो अतिरिक्त तांबा यकृत कोशिकाओं द्वारा पित्त उत्सर्जित होता है। यदि यही प्रक्रिया विफल हो जाती है तो तांबा यकृत की कोशिकाओं में जमा हो जाता है। जब यकृत कोशिका की तांबा की भंडारण क्षमता समाप्त हो जाती है तो तांबा रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है और शरीर के अन्य भागों में जमा हो जाता है। मुख्यतः जो जमा होता है वो मस्तिष्क में जमा होता है। विकार अंगसूत्री अप्रभावी है, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति को प्रभावित होने के। तो वहीं आज की बात करें 7वें प्रश्न की, तो वास्तस्फीति एक पुरानी बीमारी है जो प्रभावित करती है। ऑप्शन ए फेफड़ा, बी, माफ कीजिएगा यहाँ पे बी होगा, डी हो गया है यहाँ, बी दिल, सी अमाशय, डी यकृत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फेफड़ा। वास्तस्फीति एक पुरानी बीमारी है जो फेफड़ा को प्रभावित करती है। जरा इनका व्याख्या देख लें और इसमें स्पष्टीकरण में है कि वातस्फीति एक पुरानी बीमारी है जो फेफड़ों को प्रभावित करती है। यह उस स्थिति के संदर्भित करता है जो वायुकोशिकीय एंडोथेलियम यानी ब्रोंकियोल या वायुशैली की आंतरिक परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। वहीं बात करें और गैसों के प्रसार के सतह क्षेत्र कम हो जाता है जिससे सांस की परेशानी होती है। सतह क्षेत्र में कमी के कारण रक्त प्रवाह को कम ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है और रोगी को सांस की कमी महसूस होती है। वातस्फीति फेफड़े के रोग के एक समूह से संबंधित है जिसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के रूप में भी जाना जाता है। वातस्फीति का प्रमुख कारण अत्यधिक धूम्रपान भी है, जिसे फिगर में हम देख सकते हैं कि ये कैसे होता है। आज का 8वां प्रश्न की बात करें तो एस्बेस्टस से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन ए वातस्फीति, बी पक्षाघात, सी दस्तक, डी पेचिश।
तो इसका राइट आंसर है वातस्फीति। एस्बेस्टस से होने वाला रोग वातस्फीति है। जरा इनके बारे में विस्तार से जान लें कि वातस्फीति एक ऐसी बीमारी है जो फेफड़ों को एल्वियोली की दीवारों को नुकसान पहुंचाती है। एल्वियोली क्या है? एल्वियोली छोटी पतली दीवार वाली हवा की एक थैली होती है जो फेफड़ों के अंदर ब्रायोनिलियल नालियों के अंत में गुच्छों में स्थित होती है। लंबे समय तक एस्बेस्टस के संपर्क में रहने से वातस्फीति होती है और एस्बेस्टस वातस्फीति का प्रारंभिक चरण है। तो इनके बारे में बस इतना ही आज का। इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जान लें कि पक्षघात गर्दन मस्तिष्क अवरुद्ध धमनियाँ जैसा कारण से होता है। दस्तक एक वायरस के कारण होता है। पेचिस ज़्यादातर सिंगोला बैक्टीरिया या अमीबा के कारण होता है। पेचिस अक्सर दूषित भोजन या पानी से फैलता है। आज के 90वें प्रश्न की बात करें तो कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? ऑप्शन ए क्रिप्टॉन, बी रेडॉन, सी हीलियम, डी आर्गोन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रेडॉन। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडॉन गैस उत्कृष्ट है। इनके बारे में जरा विस्तार से जान लें, व्याख्या जान लें कि रेडॉन एक रासायनिक तत्व है जिसमें प्रतीक Rn और परमाणु संख्या 86 है। यह रेडियोधर्मी, रंगहीन, गंधहीन, बेवसाद अक्रिय गैस है। यह स्वाभाविक रूप से निम्न मात्रा में रेडियोधर्मी क्षय श्रृंखलाओं में एक मध्यवर्ती कदम के रूप में होता है, जिसके माध्यम से थोरियम और यूरेनियम धीरे धीरे सीसा और विभिन्न अन्य अल्पकालिक रेडियोधर्मी तत्वों में क्षय होते हैं। रेडॉन ही रेडियम का तत्काल क्षय उत्पाद है। वहीं बात करें तो रेडियन का व्यावसायिक रूप से विकिरण चिकित्सा में उपयोग के लिए उत्पादन किया गया है, लेकिन अधिकांश भाग के लिए त्वरक और परमाणु रिएक्टर में बने रेडियोन्यूक्लाइड्स द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। वहीं बात करें तो रेडॉन का उपयोग आरोपण करने का योग्य बीजों में किया जाता है जो सोने या कांच के बने होते हैं। मुख्य रूप से कैंसर के इलाज के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। तो आज के 10वें प्रश्न की बात करें, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। ऑप्शन ए लोहा, बी सीसा, सी सोडियम, डी तांबा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सोडियम। सोडियम चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। जरा इनके बारे में विस्तार से जान लें कि सोडियम एक क्षार धातु है। सोडियम एक क्षार धातु है और इतनी मुलायम होती है कि इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यह एक नरम ठोस होता है जिसका गलनांक कम होता है और इसे चाकू से काटा जा सकता है, जबकि लोहा और सोना कठोर और संघनन धातुएं हैं जो लचीले और तन्य होते हैं। वहीं बात करें तो पोटासियम धातु को भी चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन वहीं बात करें तो सोडियम और पोटासियम अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु होते हैं और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हवा में मौजूद नमों के साथ सख्ती प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे यह आग लग सकती है। और विस्फोटक प्रक्रिया को रोकने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और वहीं बात करें तो पोटासियम को पैराफिन नाम में
लपेट कर रखा जाता है। तो इनके बारे में बस इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आई 8।